ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे आज सबका स्वागत है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पद्मश्री पद्मा सचदेव जी हमारे बीच नहीं रही। पद्मा सचदेव जी का एक मुकाम था लिटरेचर में, डोगरी की राइटर थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अच्छी हिंदी राइटर भी थी। हिंदी राइटर के साथ साथ मतलब उन्हें खाली रीजनल स्तर पे नहीं जाना जाता था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक पहचान थी। ऐसा लगता है वाकई कि हिंदुस्तान के लिटरेचर का एक स्तंभ आज हमारे बीच में नहीं रहा। पद्मा जी बहुत अच्छी डोगरी तो बोलती थी, कश्मीरी भी बहुत अच्छी बोलती थी, हिंदी लिटरेचर में भी उनका अपना एक नाम था, मुकाम था। पद्मा जी की कहानियाँ, नॉवल पे कई टीवी सीरियल भी बने और कई स्टेज के लिए ड्रामे भी खेले गए। उनकी कविताएं बहुत मशहूर रही हैं। उनका अनुवाद हिंदी में भी हुआ, इंग्लिश में भी हुआ और भाषाओं में भी हुआ है। पद्मा जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। डोगरी का एक स्तंभ, इन सब चीज़ों पे, इन सब बातचीत पे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रविंदर कौल जी हैं। रविंदर कौल जी डोगरी के साथ और साथ ही साथ पद्मा जी के साथ बहुत एसोसिएट रहे हैं। इनका एक काफ़ी उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। दिल्ली जब ये होते थे, मैं भी इनके साथ एक दो बार दिल्ली में पद्मा जी के घर गया हूँ। मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, हमारी तरफ से तो आज श्रद्धांजलि है उनको, लेकिन पद्मा जी के बारे में हम बात करेंगे। और मैं रविंदर जी आपका स्वागत करता हूँ। आप पद्मा जी के साथ काफ़ी मिले हैं, काफ़ी इंटरेक्शंस हुई हैं उनकी पोइट्री को लेके, उनके नावल को लेके, कहानी को लेके, ख़ास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो आज हमारे स्टूडियो में, आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। हम चाहते हैं कि पद्मा जी के बारे में आप हमें बताएं। पद्मा जी आज नहीं रही, ये सुबह मुझे फ़ोन पे समाचार दिया मेरे एक दोस्त हैं, और तब से मैं एक सख्ते की हालत में हूँ। उनकी पर्सनैलिटी का सबसे जो अच्छा पहलू ये था कि वो जब किसी एक व्यक्ति से एक बार मिलती थी, फिर वो उनके परिवार का सदस्य बन जाता था। वो इतनी आत्मीयता से, इतने प्यार से और इतनी केयरिंग के साथ उनसे बातचीत करती थी, उनके बारे में सोचती थी, उनके बारे में चिंतित रहती थी कि आपको लगता था कि वो परिवार का एक सदस्य, परिवार की बुजुर्ग है जो अपने परिवार के दूसरे छोटे सदस्य को अपने साथ चलाना चाहती है या उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहती है। मैं आपको एक मज़ेदार बात सुनाऊं। जब मेरी शादी हुई तो मैंने उनको इनविटेशन कार्ड भेजा, जिस तरह सभी अपने जानने पहचानने दोस्तों को भेजते। तो वो दिल्ली में थी तो वो नहीं आ पाई, मगर उसके बाद जब वो पहली बार जम्मू आई तो सबसे पहला काम उन्होंने जम्मू आने के बाद किया, वो मेरे घर में आई और आते ही मेरी वाइफ को उन्होंने एक चांदी का सिक्का दिया, एक चांदी की सिंदूर की डिब्बिया दी और 5-6 चीज़ें उसके साथ मिला के उसने कहा, ये बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, इसका ध्यान रखना तू। उसको लाड़ी बोलती थी वो, लाड़ी इधर ध्यान रखे है, बड़ा शाल मुड़ा है, अच्छा लड़का है, इधर ध्यान रखे। मतलब इतनी आत्मीयता कहाँ आज के ज़माने में, कौन किसके साथ इतना, अपने भी जो हैं वो भी इतने क्लोज नहीं होते। जबकि वो बहुत, उनके व्यक्तित्व तो इतना विशाल था। जैसे बड़े बड़े लोग, धर्मवीर भारती जी, हिंदी के इतने महान लेखक, वो उनके परिवार के सदस्य, वो उनको भाई बहन जैसा वो उनके साथ उनका रिश्ता था। अब लता मंगेशकर जी, लता दीदी उनको बोलती थी, वो लता मंगेशकर जी के परिवार के सदस्य थी वो। मतलब उनके घर में जाना, जब वो बॉम्बे में रहती थी तो उनके घर इतना आना जाना था उनका कि वो उनसे कुछ भी करवा सकती थी। वही थी पद्मा सचदेव जी कि उन्होंने लता मंगेशकर जी से डोगरी के
गाने गवाए। और महानता उसमें यह है कि जब पहला गाना डोगरी का लता मंगेशकर जी से उन्होंने गवाया, वो अपना गाना नहीं, अपना गीत नहीं दिया, उन्होंने किशन सवालपुरी जी का गीत उनको दिया, पलाश पाइया डोगरिया। उन्होंने कहा ये हमारे बड़े कवि हैं, आप इनका गीत गाइए। बाद में उन्होंने पद्मा जी के गीत भी गाए, मगर उनकी महानता, जो व्यक्तित्व की महानता ये थी कि उन्होंने पहला गीत अपना ना गवा के किशन सवालपुरी जी जो एक सीनियर पोइट थे, जी जी, ये उनके अंदर एक बड़प्पन था और इसमें कोई दो राय नहीं। वो जम्मू में आती थी तो छोटा बच्चा भी मिल जाए तो उनसे भी बड़े प्रेम से मेरे साथ उनका इंटरेक्शन दिल्ली में रहा। जब मैं श्री राम सेंटर में था तो वो अपनी किताब लेके आई थी मेरे पास कि मैंने ये पढ़ो किताब को। कौल साहब ये चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका बचपन प्रमंडल, उसके बाद उनकी नौकरी आकाशवाणी में, वो जो उनका सफ़र है उसके बारे में बताइए। जन्म उनका आज से 80 वर्ष पूर्व पुरमंडल, बड़ा प्राचीन और बड़ा आध्यात्मिक हमारा एक यहाँ पे गांव है डुगर का पुरमंडल, जहाँ पे उत्तर बैनी बहती है। उत्तर बैनी मतलब हमारे जितनी भी जम्मू कश्मीर की नदियाँ हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ बहती हैं। वहाँ पे उत्तर बैनी एक जगह है जहाँ पुरमंडल में जो वो देवका बहती है वो उल्टी दिशा में बहती है, वो उत्तर की तरफ बहती है। वहाँ पे उस एक पोर्शन में वो नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, मतलब उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तरबैनी उनकी एक बहुत, उनका काव्य भी है, उस पर कविता है बहुत प्रसिद्ध उत्तरबैनी। उनका जीवन भी उत्तरबैनी की तरह था कि वो अगेंस्ट द करंट चली। एक लोग करंट के साथ चलते हैं, मतलब जो नदी का बहाव होता है उसके साथ साथ बहते हैं, वो उस बहाव के विपरीत चली सारी उम्र। उनका अगर आप पूरा आप जीवन पर दृष्टि डालें, वो उल्टी दिशा में बही और उन्होंने उस उल्टी दिशा में बह के अपना नाम बनाया, अपना स्थान पैदा किया पूरे भारतीय साहित्य में। बिल्कुल सही आपने कहा है कि वाकई वो दौर जब लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी तो मंच पे आके कविता पाठ करना तो दूर की बात है। और पहली वो एक डोगरी कवित्री थी जो मॉडर्न कवि के तौर पे हम सब के सामने आई। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि उत्तरबैनी का वो उनका बहाव ही उल्टा सब कुछ रहा है, वाकई उनकी ज़िंदगी का बहाव उल्टा ही रहा है, लेकिन वो लड़ती रही। उनका जो टाइम था आकाशवाणी में, उसके बारे में। जी जी, वो एक्चुअली उनके जो पिताजी थे वो संस्कृत के स्कॉलर थे, संस्कृत के विद्वान थे, प्रोफेसर थे संस्कृत के मीरपुर में। 1947 में वो मारे गए, 1947 में उनकी हत्या कर दी गई मीरपुर में। और उसके बाद ये बिना पिता के एक परिवार में रही और बहुत उन्होंने स्ट्रगल की। पहले वो उधर गांव में थे पुरमंडल में, उसके बाद फिर वो जम्मू आए, यहाँ पे पंचतीर्थी में रहते थे। और वहाँ पे उन्होंने, उनकी माताजी का ये मानना था कि चूंकि उनके पिताजी विद्वान थे तो उनके बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहती थी। तो और पुरमंडल में वो व्यवस्था नहीं थी पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई की, तो इसलिए वो फिर जम्मू आ गए। यहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी। एक बड़ी मज़ेदार एक घटना उन्होंने अपनी बयान की है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है राजे दी मंडियाँ। जी जी, बहुत प्रसिद्ध। मैं थोड़े से बंद उसके आपको सुनाऊंगा। वो यूँ है कि वो बाद में पहले कहानी सुना लूँ। कहते हैं एक बार बहुत तेज़ गर्मी थी और मैं बाज़ार गई, थोड़ी सी बर्फ़ लेके आई। मैंने कहा ठंडा पानी पियेंगे। और मैं जब घर आई तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला वहाँ पे धूप में बैठी हुई थी हमारे आंगन में। तो मैंने उनको देखा, उनको बहुत प्यास भी लगी होगी, तो मैं अंदर गई, मैंने बर्फ़ वाला वो ठंडा पानी बनाया, पूरा लोटा एक बना के मैंने उनको दिया, वो पूरा लोटा पी गई। फिर मैंने सोचा कि इनको भूख भी लगी होगी। फिर वो बबरू होते हैं डोगरी हमारे इलाके में, उनने कहा, मैंने 3-4 बबरू लाए, उसके ऊपर अचार रखा, मैंने कहा लो माता जी खाओ। तो उन्होंने वो भी खा लिया। फिर मैंने और एक लोटा पानी उनको दिया, उन्होंने कहा वो भी पी लिया। तो मगर उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, उनने मुझे ना कहा, मुझे आशीष देती या कुछ इस तरह कुछ
नहीं कहा वो ऐसे देखते। फिर वो खड़ी हो गई, फिर कहती मैंने उनको दुपट्टा दिया, एक वो मोटा सा उन्होंने दुपट्टा पहना था, मैंने कहा लो माता जी ये मलमल का पहन लो, हल्का है, फिर रात को वो मोटे वाला जो है वो रात को आप इस्तेमाल कर लेकिन वो भी ले लिया। तो फिर वो खड़ी हो गई, कहता मैं उस वक्त कविताएं लिखना शुरू किया था मैंने, और नई नई कविताएं लिखती थी, और उस वक्त मैं कुछ सोच रही थी कविता के बारे में। तो उन्होंने ऐसे उठ के, हमारे आंगन से वो राजे की मंडियां दिखाई देती हैं, जहां पे राजा के महल जो पुराने थे, जहां पे पहले दरबार वगैरह लगा करता था, उन्होंने उठ के ऐसे देखा उन महल की तरफ। मंडी हमारे यहाँ डोगरी में महल को बोलते, तो उन्होंने महल की तरफ देखा, फिर उन्होंने मेरी ओर देख के कहा बुआ ये राजे दी मंडियां तुंदियां ने, और वो चली गई। कोल साहब, जैसे आपने राजे की मंडियां का जिक्र किया और वो कहाँ से उनको वो पहली लाइन मिली, अगर वो आपको याद हो तो दर्शकों के लिए वो सुना दीजिए, वो डोगरी भाषा में। हाँ, वो कहती थी, परमा जी कहती थी कि मुझे लगा कि वो माँ सरस्वती थी, साक्षात माँ सरस्वती मेरे घर में आई थी, जो मुझे एक लाइन एक ऐसी दे गई जिस कविता की वजह से पूरी दुनिया मेरी पहचान हुई, जिस कविता की वजह से सारी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में पद्मा जी को जाना जाता है, वो राजे की मंडियां हैं। उसकी शुरुआत यूं है कि आऊं गई गुआची दी घरे थमा, मेरी जोत खुआची दी बरे थमा, मिगी अन्नी करी जिन सुटिया हा, मेरे बाड़ुए चा बूटा पुटिया हा, मेरे बूटे की बूर भी पैदा नहीं हा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा नहीं हा, जिन कंबदियां डालियां पुट्टी लईयां, वो दंदल दराटियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न। बड़ी लंबी कविता है ये, मगर इस तरह से, और इसका बाद में उन्होंने हिंदी अनुवाद स्वयं ही किया था, ये राजे के महल क्या आपके हैं, ये राजा के महल क्या आपके हैं। तो वो एक उनकी कविता, अच्छा उन्होंने सिर्फ हिंदी में नहीं लिखा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने भरपूर केवल डोगरी में नहीं लिखा, उन्होंने हिंदी में इतना लिटरेचर लिखा, क्योंकि धर्मवीर भारती जी के साथ उनके बड़े अंतरंग संबंध थे। धर्मयुग में वो धर्मयुग के संपादक थे धर्मवीर भारती जी, और उसमें वो रेगुलरली लिखती थी, बिल्कुल लगातार उनका लेखन होता था उसमें, और उसमें वो अपने आप को प्रमोट नहीं करती थी, वो डोगरी के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में लेख लिखती थी, उनको प्रमोट करती थी, उनको आगे ले जाती थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे आपने डोगरी गाना का जिक्र किया, और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जम्मू जब भी आती थी तो सब जो यंग जनरेशन थी हमेशा उनके बीच में बैठती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनसे कहती थी कि डोगरी के लिए ऐसे करो, उनको सुनती थी, उनको मतलब इनकरेज करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ रविंदर जी उनका आकाशवाणी में, रेडियो में डोगरी न्यूज़ के लिए जो है वो वाला सफ़र उनका बचपन से, दरअसल वो चूंकि पंचतीर्थी में रहती थी, हमारा रेडियो स्टेशन जो जम्मू का था वो पंचतीर्थी में था, और वो बच्चों के कार्यक्रम में भाग लेती थी, और वहाँ पे वो रेगुलरली जाती थी। जब बाद में वो एक उम्र के बाद उन्होंने एक ऑडिशन दिया अनाउंसर के लिए, और फिर वो रेडियो में बतौर अनाउंसर अपॉइंट हुई, तो वो अनाउंसमेंट्स वगैरह करती थी, मगर उस समय उनके पारिवारिक हालात कुछ ऐसे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, और वहाँ पे उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आई कि उन्होंने, बख्शी साहब उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उन्होंने वहाँ से फिर वो दिल्ली रेडियो स्टेशन में डोगरी उद्घोषिका के रूप में वहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई, और वो वहाँ पे फिर काफ़ी देर तक वो करती रही। उसके बाद फिर वो उनका बॉम्बे चला गया, फिर उन्होंने नौकरी रिजाइन कर दी, फिर वो बॉम्बे चले गए, क्योंकि उनके पति सरदार सुरिंदर सिंह जी, वो सिंह बंधु नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, गुरबानी का भी गाते हैं। तो उनके साथ जब उनका विवाह हुआ तो फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, बॉम्बे काफ़ी देर, वो काफ़ी साल बॉम्बे रहे, उसके बाद बहुत साल के बाद फिर वो वापस दिल्ली आए, और अंत में अभी जब कुछ साल पहले उनकी जब तबीयत खराब होने लगी तो उनकी बेटी मीता, वो चूँकि बॉम्बे में है, तो उन्होंने उनसे फिर
मीता ने उनसे इंसिस्ट किया कि आप अब यहाँ आ जाओ, आपकी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सुरेंद्र सिंह जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा मुझे हमेशा परेशानी रहती है आपकी, तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, ताकि मैं आपके साथ। फिर उन्होंने उसके मीता के बगल में, जहाँ पे मीता रहती है उनके बगल में एक फ्लैट ले लिया और उसमें वो रहने लगे और वहाँ पे अंतिम दिनों में वहीं पे थे वो। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने जो भी काम किया जीवन में, उन्होंने डोगरी भाषा की इतनी समर्पित सेवा की है। डोगरी भाषा को जो स्थान मिला है आज भारतीय साहित्य में, वो उनकी अनथक कोशिशों का नतीजा है। उनके धर्मियों में लिखे जाने वाले कितने ही आर्टिकल्स जो हैं वो डोगरी भाषा को समर्पित थे। पूरी हिंदी दुनिया में उन्होंने डोगरी को पहचान दिलाई, पूरे भारतीय साहित्य में उन्होंने डोगरी को पहचान दिलाई। और सिर्फ अपने आप को प्रमोट नहीं किया, डोगरी के बहुत सारे लेखकों को, कवियों को उन्होंने नेशनल लेवल पे प्रमोट किया। वाकई अगर शुरुआती दौर में अगर डोगरी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पे गई थी तो पद्मा जी के माध्यम से गई थी, और डोगरी को पद्मा जी का ही नाम कहा जाता है कि पद्मा जी की डोगरी। क्या बात है। और आज पद्मा जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, हम सबको बहुत इसका अफसोस रहेगा और एक कमी खलकती रहेगी। जब भी मैंने या पद्मा जी को देखा जम्मू आए हुए, कभी अभिनव थिएटर या किसी मुशायरे में किसी पर, तो हर एक उनसे मिलने जाता था। बुआ जी, बुआ जी, ऐसा लगता था कि पूरे जम्मू कश्मीर की वो बुआ जी थी। जैसे आपने जिक्र किया डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऐसा सुना है कि वो उनको राखी बांधती थी जी 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 की। जी। उसके साथ साथ उन्होंने वाकई डोगरी को एक अच्छा मुकाम दिलवाया। अब आखिर में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं रविंदर जी से ही कहूँगा कि उनकी श्रद्धांजलि के लिए 4 शब्द। उनको उनके बारे में पास्ट टेंस में बोलना मुझे अभी भी बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो फोन करती रहती थी। खुद कभी जम्मू आए तो एकदम जैसे ही जम्मू पहुंचती थी तो मुझे फोन करती थी, हाँ कुधर है तू, चल आइए थे कर, चलो मैं उनके पास चले जाते, या शामी प्रोग्राम में उठे आइए। मतलब इतना उनका आत्मीयता से भरा साथ था कि आज सचमुच लग रहा है कि एक जो बहुत अपना, बहुत खास एक व्यक्ति हमसे छूट गया है, हमसे दूर चला गया। और डोगरी भाषा के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। ये जो डोगरी भाषा को जो डोगरी भाषा को 8 शेड्यूल में, संविधान के 8 शेड्यूल में लाने का पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, उसके साथ पूरा एक डोगरी संघर्ष मोर्चा भी जुड़ा हुआ था, हम लोग भी सारे उसमें भाग ले रहे थे, वो सब ठीक है। मगर प्रधानमंत्री जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलवाना डोगरी संघर्ष मोर्चे का, उनको ये जोर दे दे के कहना कि नहीं आप डोगरी भाषा हमारी इतनी, डोगरी को इतना, मतलब डोगरी को एक टाइम पे ग्रेयरसन ने डिक्लेयर किया था कि ये पंजाबी की उपभाषा है। अच्छा। उस लेवल पे डोगरी को देखा जाता था कि पंजाबी का सब टेक्स्ट है, मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट भाषा नहीं। उस स्थान से उठाकर डोगरी को संविधान के 8वें शेड्यूल में लाने का जो बीड़ा पद्मा जी ने उठाया था, वो उसमें सफल रही और वो करवा के दिखाया। और डोगरी भाषा में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही हम बाहर कहीं पे डोगरी में बात करते थे, वो पूछते थे आप ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, हम बोलते थे ये डोगरी भाषा। उन्होंने कहा अच्छा वो पद्मा जी, पद्मा से वाली डोगरी, वो मतलब डोगरी भाषा उनके नाम से जानी जाती थी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं उनकी एक डोगरी भाषा के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती एक बहुत अच्छी कविता है कि मैं उसके साथ उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि दिन निकलिया जां समाधि जोगिया ने खोली है, संज घिरदी आई जां लंघी गई कोई टोली है, कोल कोई कूकी है जां कर न्याणा हस्या, बोलदा लंघी गया कोई डोगरे दी बोली है। ये डोगरी भाषा के प्रति उनका जो प्रेम, उनका समर्पण, उनका वो कभी डुग्गर प्रदेश के लोग
डोगरी भाषा से प्रेम करने वाले लोग, साहित्य से प्रेम करने वाले लोग, कविता से प्रेम करने वाले लोग पूरे देश भर में कभी वो भूल नहीं पाएंगे। आपको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आप जहां भी रहें अपना वर्चस्व हम पे बनाए रखें। वाकई उनकी कमी रहेगी, जम्मू कश्मीर को ही नहीं पूरे भारत को, और एक हिंदुस्तान के लिटरेचर में उनकी कमी रहेगी नहीं। एक बार फिर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से पद्मा जी को सादर नमन, श्रद्धांजलि।